ऐसे समाज में जहां अक्सर चुप्पी सच्चाई पर हावी हो जाती है, यह अभूतपूर्व पॉडकास्ट उन भारतीय पुरुषों की अनकही कहानियों को उजागर करने का साहस करता है जिन्होंने झूठे आरोपों का सामना किया है। न्याय के लिए एक अथक आवाज विनोद तिवारी द्वारा होस्ट किया गया पॉडकास्ट सामाजिक और कानूनी पूर्वाग्रहों से जूझ रहे लोगों के कच्चे और वास्तविक अनुभवों पर प्रकाश डालता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में अनवीलिंग फॉल्स एलिगेशंस। और इस एपिसोड में हम लोग कुछ एक नए शख्स और नई कहानी के साथ में प्रस्तुत हैं। हम लोग इस एपिसोड में बताने वाले हैं झूठे आरोपों का सच का पर्दाफाश करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपसे बोलना चाहूँगा, कई लोग बोलते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं बताते, तो मेरे हर बार इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ। मेरा नाम विनोद तिवारी है। हाँ, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो उसे जरूर करें, क्योंकि इससे आपका और कई और लोगों का भी भला हो सकता है। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत से बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखते हैं। उनका नाम तो मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं बताता हूँ कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। उसके बाद में वे एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और उन्होंने जो है विश्व रिकॉर्ड होल्डर हैं। ही इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। उन्होंने पुरुष आयोग के गठन के लिए विश्व में सबसे लंबी बाइक चलाई थी, तो इट्स अ बिग थिंग और मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा इसके लिए। इसके अलावा ही इज़ बेसिकली इन्वॉल्व इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें मेन वेलफेयर ट्रस्ट में वो कोषाध्यक्ष हैं। एवं इसके अलावा वे लघु भारतीय उद्योग में महाप्रचारक हैं, महासंघ के प्रचारक हैं, प्रमुख प्रचारक हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनफैक्ट मुझे याद भी नहीं है इतनी सारी चीज़ें कि वो क्या क्या करते हैं। मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा प्रियेश भार्गव जी को। प्रियेश भार्गव जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कैसे हैं, क्या हाल चाल आपके? बहुत बढ़िया सर, बहुत। प्रियेश जी, मैं दरअसल आपका परिचय देते देते अटक गया था, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका परिचय आप ही के मुख से और थोड़ा सा हमें आपके परिवार के बारे में, स्टार्टिंग आपकी शुरुआत कैसे हुई, शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कई दर्शक जानना चाहते हैं। मैं दिल्ली से ही हूँ और मेरी परवरिश और पैदाइश दिल्ली से ही है और हम लोग दिल्ली से ही बेस्ड हैं। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है और MBA इन ऑपरेशंस मैंने किया हुआ है। और मैं अब तक का हिंदुस्तान का सबसे पहला व्यक्ति हूँ जिन्होंने कंप्यूटर कैबिनेट्स इंडिया में बनाए थे। आज तक वो सारे चाइना से इंपोर्ट होते हैं और अभी भी इंपोर्ट वहीं से होते हैं जी। तो हम उनमें से सबसे पहले लोग थे जिन्होंने इंडिया में कंप्यूटर कैबिनेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करी। वंडरफुल। और अभी फिलहाल मैं अभी भी व्यापारी हूँ, मैं एक उद्यमी हूँ और हम लोग ऑटो पार्ट्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली में ही करते हैं। मैं लघु उद्योग भारती में बवाना इकाई का जनरल सेक्रेटरी हूँ और इसके साथ ही मैं दिल्ली प्रदेश का एक प्रमुख प्रचारक भी हूँ। अच्छा। और कई सारी संस्थाओं के साथ में हमारी सबसे प्रमुख है देश की सबसे बड़ी जो पुरुषों के लिए काम करने वाली संस्था है, सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट। उसके एक NGO मेन वेलफेयर ट्रस्ट में मैं एक ट्रेजरर हूँ और बड़े ही मैं कहूँगा काफी लंबे से पुरुषों के कल्याण के लिए, उनके राइट्स के लिए हम लोग सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रियेश जी, आप इतनी सारी संस्थाओं में जुड़े हुए हैं, इसके अलावा बिजनेसमैन भी है, कैसे इतना सब कुछ मैनेज कर लेते हैं? देखिए, हमारी ना जो जितने भी हमारे संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनकी खूबसूरती कहूंगा कि वो किसी भी पैसे के लिए काम नहीं कर रही। अच्छा, वेरी गुड। आज वो सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी, जो अपने ही जुनून के साथ में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
देश के अंदर बहुत सारी एनजीओज हैं जी। जो अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो भी सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट हमारे में सिर्फ एक बात है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, हम लोग किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं, कोई भी पैसे के लिए हम काम नहीं कर रहे। हमारा सिर्फ एक छोटा सा मोटिव है कि कोई भी पुरुष सुसाइड ना करे या उसको ऐसा ना लगे कि वो अकेला है। बहुत बढ़िया। हम लोग हैं, हमारी एनजीओ की हेल्पलाइन है 8882498498 जो 24/7 काम कर रही है जी। और 100 से ज्यादा उसके अंदर जो है मैं कहूँगा स्वयंसेवी हैं जो उसमें लगे हुए हैं, वॉलंटियर्स हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। और यही एक उसकी खूबसूरती कहूंगा कि जिसकी वजह से आज वो 2005 से आज तक काम कर रही है। और हमारी हेल्पलाइन पे जो कॉल्स आती है उनकी संख्या इतनी बड़ी है, आपको जान के आश्चर्य होगा, जो सरकारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड की हेल्पलाइन है जी, महिलाओं के लिए चलाई जाती है, उससे भी कई गुना ज्यादा संख्या में कॉल्स पुरुषों के हमारे पास आती है। तो ये मैं कहूँ कि दुर्भाग्य भी कह सकते हैं देश का कि वो उनके बारे में नहीं सोच पाते जो हमारी संस्था सोच रही है। वाह, वेरी गुड। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ बोल रहे हैं बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, चाइल्ड वेलफेयर के लिए, जो उन्होंने नंबर दे रखा है टोल फ्री नंबर, उस नंबर पे जितने कॉल नहीं आते उससे ज़्यादा कॉल आते हैं इन एनजीओ के पास में, SIF मूवमेंट के पास में। और ये जो है एक वॉलंटियर बेस्ड है और फ्री बेस्ड है, तो ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है कि मतलब इतने सारे लोग अपने काम करते हुए और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। बहुत बहुत रियली अच्छा मतलब जान करके लगा और रियली बहुत साधुवाद इसके लिए आपको और आपकी सभी टीम को। तो प्रियेश जी, हम सबसे पहले तो आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई और आपका जो है किस तरीके से जीवन में परिवर्तन आया। देखिए, मेरे जीवन में सबसे बड़ा जो परिवर्तन है मैं समझता हूँ 2010 में था, जब मेरे फादर की डेथ हुई। अच्छा। और मैं समझता हूँ पिता से बड़ा सहयोग या सबसे बड़ी ताकत या उनसे बड़ा साया किसी का नहीं हो सकता। हाँ, सही। माँ का प्यार होता है, दुलार होता है, सब कुछ होता है, मगर पिता की भी एक अपनी अलग की ताकत होती है जी। और एक अपना साथ होता है जो उनके जाने के बाद मुझे आज भी महसूस होता है। और मुझे लगता है खैर कि आज अगर वो होते तो क्या होता। सही बात है। खैर ये जीना मरना ये तो हमारे प्रकृति का नियम है जी, और ये चलता रहता है। आज हम हैं, आप हैं, शायद कल ना हो जी। सही बात है। अगर ये चलते रहेगी जी जी। तो मैंने किस तरीके का मोड़ आया पिताजी के देहांत के बाद में 2010 में? आपके फैमिली में किस तरीके से चेंजेस आए? देखिए, उसके बाद में मेरे पे काफी सारी जिम्मेदारियां थी। मैं बहुत उस टाइम पे मतलब 23-24 साल का लड़का था। ओह, अच्छा। तो एकदम से इतनी सारी चीजें आ जाना हाँ। तो अपने आप में थोड़ा कठिन वक्त था जो चालू हुआ। हाँ जी। दुर्भाग्यपूर्ण से जो मैंने अपनी शादी भी मैंने 2013 में करी जी जी जी। और वो भी कुछ इस तरीके से, खैर जो भगवान की मर्जी थी मैं तो यही कहूंगा, वो हुआ। और शुरू से ही काफी सारी दिक्कतें उसमें आने लगी। अच्छा। कई सारे जो है मैं कहूंगा कि मेंटल इश्यूज कह लें या बिहेवियर इश्यूज थे जिसकी वजह से जो है आने लगी। आई एम सॉरी। अच्छा। सबसे दुखद ये था कि कोई भी बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा करना, अच्छा, अपने आप को चोट पहुंचाना और पुलिस को बुला लेना। ओह माय गॉड। हम लोग इतने प्रतिष्ठित परिवार से हाँ जिन्होंने कभी आज तक पुलिस का फेस ही नहीं करा। हाँ मतलब आज भी अगर पुलिस वाला हमारे गाड़ी के आगे आ जाए, हाथ दे दे, तो हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वहां पर ये सब पुलिस दस्तक दे दे तो वो एक आप समझ सकते हो कितना कठिन वक्त होता है, हमें समझ में ही नहीं आता। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जो पुलिस है उनसे जनता डरती है। हाँ। मतलब जिनका काम देश में रक्षा करने का है जी, उनसे ही जनता डरती है। तो ये एक बड़ा ही कठिन वक्त था। और मुझे लगता है कि ये 2-3 साल तक ये चीजों के बारे में हम लोग जूझते रहे। हालांकि 2017 में जाके FIR हुई। ओह माय गॉड। और वो भी इतनी धाराओं में थी कि मैंने शायद ही किसी की सुनी हो। और ठीक उसके कुछ समय के बाद में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जब भी कोई मैट्रिमोनियल इश्यूज होते हैं उसके अंदर बहुत जरूरी होता है कि मीडिएशन कराया जाए। CAW जैसे संस्थानों का गठन हुआ कि वो इसीलिए हुआ था
जी जहां पर ये मैट्रिमोनियल इश्यूज को पहले स्तर पे देखा जाए, अगर जी। यहाँ पे समझौते की गुंजाइश है तो यहाँ पे करी जा सके। हाँ, बराबर बात मगर अफसोस की बात है कि उन लोगों ने अपने प्रभाव से सीधे एफआईआर करी है। जी। बगैर किसी मीडिएशन के, अच्छा। और 7 दिन के अंदर ही एनबीडब्ल्यू भी करा लिए गए। ओ माय गॉड। ओके। और मैं जितने भी वकीलों के पास जाता था तो जी। उस टाइम पे सिर्फ एक ही लाइन थी, भाई इतने सारे सेक्शन हैं, आपको जेल जाना पड़ेगा। ओ माय गॉड। ये जो 41A का जो नोटिस था, जो अपना देना अनिवार्य था, सुप्रीम कोर्ट ने अनीश कुमार के बाद से हाँ अनिवार्य किया था 2014 में, जी। जो आज ये बीएनएस में चेंज हो गए 35 हो गए शायद। हाँ जी। तो ये चीज को लेकर हम्म। वहां पर जब कोर्ट जाता था तो उनका कहना था कि भाई 41A का नोटिस जो होता है वो उसके लिए एप्लीकेबल होता है जो 7 साल से तक के आरोप होते हैं, जिसपे 7 साल से ऊपर का आरोप होगा उन हाँ। सेक्शंस के अंदर 41A का नोटिस वैलिड नहीं होता। वहां पे पुलिस आपको नोटिस नहीं देती, सीधे गिरफ्तार कर सकती है। ओ माय गॉड। तो हाँ। वो एक चिंता का विषय था। मैं मेरे मन में तो सिर्फ एक बात थी कि जब मैंने कुछ किया नहीं तो आखिर मैं डरूं क्यों। जी। मगर वेरी जब गुड। मैं वकीलों के पास गया तो मुझे पता लगा हम्म। कि यहाँ तो ये हाल है कि 40 जो 498 है उसके अंदर किसी को भी अगर नाम आता है, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, उसे भर के ले जाया कर जाते थे। तो 2017 में खैर मेरे इंसिडेंट के बाद में दोबारा क्लेरिफिकेशन हुआ था। जी। अब तो खैर गिरफ्तारियां ना के बराबर हो गई हैं, हाँ जी। हालांकि बंद नहीं हुई है पूरी तौर से। बोला तो आज भी 1,16,000 से ऊपर हर साल गिरफ्तार होते हैं लोग। हाँ जी। उनमें से 25 से 30% तो महिलाएं होती हैं। हाँ जी। तो बाकी पूरे ये पुरुष। चीज का दौर जब मेरे साथ आया, मैं लगभग 1 महीना अपने घर से पूरे भारतवर्ष में घूमता रहा क्योंकि मेरे को गिरफ्तार ना किया जाए। अच्छा। और ये मैंने खैर जिंदगी का सबसे कठिन वक्त देखा जब हाँ मेरे ही रिश्तेदार, हाँ हाँ। जिनका मैं समझता हूँ दायित्व बनता है हाँ घर जी। के छोटे बच्चे का साथ देना, हाँ जी। वो भी अपना फायदा उठा रहे थे। ओ माय जब गॉड। मुझे उनकी जरूरत थी तो वो मेरे साथ नहीं थे। उनका फेमिनिज्म था कि जो मेरी अपोजिट पार्टी के साथ मिले हुए थे ओ हो। और वो अपनी ही चीजों में लगे हुए थे। हम्म। तो उस वक्त मैं कहूंगा भगवान का, मेरा कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो उनका हाथ आया। और मुझे ठीक याद है 1 साल के बाद मुझे सेशन से बेल मिली। वेरी और गुड। ये अपने आप में एक बड़ा ही अच्छा ऑर्डर था क्योंकि लोगों को सुप्रीम कोर्ट से भी इन सेक्शन से बेल नहीं मिलती थी। अच्छा। जैसे कि 377, 313, 307, 354, इन सेक्शंस के अंदर बेल नहीं मिलती थी। और बड़ा हास्यप्रद है जी। कि इन एफआईआर के अंदर मेरे घर के कुत्ते तक को इन्वॉल्व किया हुआ था ओ माय गॉड। अच्छा। और घर के नौकर तक को इन्वॉल्व किया हुआ था। ये चीज मैं कहूंगा ये मौकरी है कानूनों की। मजाक बना दिया है कानून का। सही बात है। आप घर के कुत्ते तक का नाम डालते हो, ये तो मैं बड़ा पहली ही बार दुर्भाग्य सुन रहा हूँ प्रियेश भाई कि मतलब बच्चों को तो इन्वॉल्व करते हैं। मैंने सुना है बूढ़े सास ससुर तक को इन्वॉल्व कर देते हैं और छोटे से बच्चे, ननंद के बच्चे, उनको भी कर देते हैं, जरा जरा से बच्चों को, लेकिन कुत्ते को भी। बड़ा आश्चर्य है। आपको इसके बाद में बताऊंगा कि और भी किस तरीके की एफआईआर होती हैं। हाँ हाँ हाँ। और उसके ठीक बाद की हालत ये हो गई कि वो मेरी अपोजिट पार्टी मेरे घर में रह रही थी कब्जा करके। अच्छा। और मैं किराए के घर पे रहने के लिए मजबूर था क्योंकि जब मैं अपने घर में ढूंढता था तो वो पुलिस को बुलाती थी कि मेरे साथ ये हुआ है वो हुआ है, और पुलिस उसकी सुनती थी। अच्छा। तो जिंदगी का एक इतना कठिन दौर, मैं इस देश का नागरिक हूँ जी। और अपने घर में जाने का अधिकार मेरे पास नहीं है। ओ माय गॉड। उनको तो एक लगने लगा कि यार ये मतलब हो क्या रहा है। आपने कुछ किया नहीं, अपोजिट पार्टी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, और देश का नागरिक अपने घर में जा नहीं सकता जी। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। सही तो बात। मुझे यहाँ पर आकर लगने लगा कि यार हम रोज एक ही लाइन बोलते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मैं देश का नागरिक हूँ, हम अपने देश पे इतना अभिमान है, और हमारा देश हमारे बारे में नहीं सोचता। तो ये मेरे मन में एक प्रश्न था। उसके कुछ समय के बाद ही मेरी जो सिस्टर है वो यूएस में रहती है जी। उसने मुझे एक हेल्पलाइन नंबर दिया 8882498498। अच्छा। जो हमारी इस एनजीओ का है जिसके साथ मैं अब जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। और वो भी मैं कहूँगा एक गेम चेंजर था। अच्छा। जब मैं सबसे पहली बार जब सेशन से बेल हुई और मैं वहां गया, तो वो मेरा पहला दिन ही जो था वो एक तरीके से मैं कहूँगा संजीवनी देने के जैसा था। अच्छा। उन्होंने जो मेरे में एनर्जी दी
जो हाँ मेरे में निराशा थी हाँ कि जी। यार कुछ नजर ही नहीं आ रहा, होना हाँ। क्या है। अच्छा। क्योंकि जिन वकीलों के पास तो कह रहे भाई साहब आपका कुछ नहीं हो सकता, हाँ आप हाँ इतने लाख रुपए दो, इतने दो तो आपका ये काम होगा, ये होगा, ये जी। मैं कहूंगा सबसे ज्यादा हैरेसमेंट अगर अपोजिट पार्टी के पास होती है तो वो वकीलों की थी। ओ माय गॉड। हालत ये थी कि मतलब मैं कई सारी फिजिकल, मेंटल और इन सब चीजों से परेशान था। बड़ी सारी बीमारियों का मेरे पे घर कर लिया, ये भी एक चैलेंजिंग था। हम्म। सबसे ज्यादा उसमें जो चीजें आई कि मेंटेनेंस का केस, अच्छा। एकाएक मेंटेनेंस के केस, डीवी के केस, हम्म। 498 तो चल ही रहा था, वो अच्छा। सब आ गया। हम्म और मुझे जहां तक पता था सब लोग यही कहते थे कि भाई वो काम नहीं करती हम्म। तो आप भूल जाओ कि आप मेंटेनेंस बचा सकते हो, अच्छा। आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। ओके। ये एक लाइन थी। हम्म। मैं जब एनजीओ में गया हम्म तो मेरे को इतना समझ में आया कि इस जंग के लिए तैयार होने के लिए सबसे पहले सशस्त्र होना जरूरी है। वेरी गुड। और सशस्त्र होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप कानून पढ़ो। बिल्कुल सही। कागज की लड़ाई कागज से खत्म होगी, उसमें किसी और चीज की नहीं काम होएगा। बहुत सुंदर। यस। तो कागज की लड़ाई के लिए मैंने कागजों को पढ़ना चालू किया। जी। मैंने लॉज की बुक्स जितनी थी वो लेके आया, जितनी जजमेंट थी वो पढ़ना चालू करा। और मुझे एनजीओ ने एक इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम दिया कि मैं यही कहूंगा कि उससे बड़ा शायद कोई मेरा साथ नहीं दे सकता। सही बात है। जहाँ पे वकील मुझे मिसगाइड करते थे वहां पे वो मेरा सहयोग कर रहे थे। बहुत बढ़िया। ऐसी बहुत सारी एनजीओ भी थी, मैं जी। उनके पास भी गया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो जी। अपने आप को आज एमआरए बोलते हैं और एक जी। तरीके से लॉयर्स फर्म हैं वो। अच्छा। और बड़े सारे वो भी थी जिन्होंने महिला एमआरए बन गई और जी। जिन्होंने बड़ी सारी फिल्में बना के आज उन्होंने व्यापार बना लिया। जी। मैं उनके पास भी गया था एक वक्त में, अच्छा तो अच्छा। वो भी कहते थे नहीं भैया इतने पैसे दो तो आपकी बात सुनेंगे, हम इतनी हेल्प करेंगे। मैंने समझा यार, ओह, अच्छा। जब आपके पास आप कहते हो आप पुरुषों के हक की बात कर रहे हो और आपके पास जाते हैं और जो पीड़ित पुरुष है आप उससे पैसे लेने की बात कर रहे हो, तो मैंने कहा जी इससे बड़ा खराब खराब काम नहीं हो सकता। हाँ मैं सही ये बात कहूंगा ये है। तो सबसे बड़ा पाप है। जी। तो मेरे को एक संगठन ऐसा मिला जो हम्म। मैंने देखा वहां पे जितने लोग हैं उनकी स्पीच ये होती थी कि भाई हम लोग अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर हैं केवल आपका सहयोग करने के लिए, वेरी गुड। कि आपका कोई आपके मन आपके चेहरे पे कोई दुख ना रहे, आप डरो ना, आप केवल मुस्कुराते रहो। बहुत तो सुंदर। मुझे एक ऐसी एनर्जी मिली, तो मुझे लगा यार जिंदगी में अगर कुछ करना है नहीं करना मगर सबसे पहले एक काम जरूर करना है, जी। इनके साथ जुड़ना है। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं इस संगठन के साथ जुड़ा जी। तो मेरे अंदर एक सबसे पहली आग थी जी। और मेरे एक बात समझ में आ गई थी हाँ जी। कि ये जंग मेरी अपोजिट पार्टी से नहीं है, ओके। मेरी जंग इस सिस्टम से है। वेरी करेक्ट बिल्कुल सही। कानून बनाने वालों से दिक्कत है हम्म और जो ये तथाकथित अपने आप को देश का नेता कहते हैं मुझे उनसे दिक्कत है। जी जी जी। क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम देश के नागरिकों के प्रधान सेवक हैं। हाँ वो ये कहते हैं कि हमारा दायित्व है हर जी। एक बंदे की बात करना, मगर मुझे नजर आ गया कि ये सब जलावा है, ये केवल झूठ है। जी 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 तो जी जब मैं इस केसेस में आया, मैं जी उस चीज को जल्दी खत्म करने की कोशिश करता हूँ। जी। तो मुझे समझ में आया कि ये सारे जो केस हैं इसकी बुनियाद जो है वो झूठ पे खड़ी है। अच्छा। और इन सब केसेस में ओनर्स टू प्रूफ मतलब साबित करने का जो भार है वो अपोजिट पार्टी पे है, ना कि मेरे पे है। बराबर बराबर। मतलब मेरा काम है अपने केस को ढंग से समझना। वेरी गुड। कुछ ही समय के बाद मुझे समझ में आने लगा था कि ये मेरी लड़ाई मुझे अकेले लड़नी पड़ेगी, मैं पार्टी में पर्सन लड़ना चालू हो गया। अच्छा। मेरे मेंटेनेंस के केस में जी। एक टाइम आया जब मेरे पे मेंटेनेंस बांधी गई। अच्छा। मैंने जज साहब को बड़ा बोला, मेरे वकील साहब थे उस टाइम पे, अच्छा। उन्होंने बड़ा प्रार्थना करी कि जज साहब एक बार मुझे बोलने दिया जाए। हाँ जी हाँ जज जी। साहब ने बोला कि भाई ये तो मैं हेड एंट्री बांध रही हूँ, इसमें बोलने की जरूरत क्या है, अच्छा। बाद में देखेंगे वकील साहब। अच्छा। और मेंटेनेंस बांध दी गई। अच्छा। एक्चुअली हमारे को पता था हाँ कि हाँ। मेंटेनेंस बंधनी है, ये अच्छा। हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट। ओके ओके। हालांकि वो न्यायालय थी, वो न्यायालय तो नहीं बोलूंगा मैं, कोर्ट ही बोलना चाहूंगा
हाँ जी। क्योंकि न्यायालय में न्याय का मुझे लगता नहीं कुछ है। बड़े अफसोस की बात है, वो अदालत ही बन के रह गई है, उनको सही बात, अदालत ही बोलना चाहिए। सही बात है। जब वहां पे कोर्ट का ऑर्डर आया, जी। तो उसके ठीक बाद मैंने अपनी 340 लगाई। अच्छा, मैंने वेरी। कई सारी, आप YouTube पे देखोगे कई सारे वीडियोस हैं जो हम्म 340 पे मैंने इसकी स्ट्रेटेजी को लेके बना रखे हैं। वेरी गुड। वो एक गेम चेंजर था मेरे केसेस का। अच्छा। जिसके बाद में दो तीन जजेस आए, चेंज हुए। हम्म तो उनका कहना था भाई, तीन तीन चार चार एग्जीक्यूशन लग गई, हम्म तो अपोजिट पार्टी का एक ही था, इसको जेल में डालो हम्म और पैसे दो हमारे को। अच्छा। तो मेरा हमेशा ये रहता था कि जनाब, मुझे केवल 2 मिनट मेरा 2 मिनट दीजिए मुझे बताने के लिए। हाँ, वेरी गुड। तो मैं हमेशा प्रार्थना करता था, और मुझे जो जज मेरे साथ सुनते भी थे, अच्छा। मैं उनको बताता था कि जनाब ये जो केस है ये झूठ पे खड़ा हुआ है। जी। 340 लगाई गई है, जिस टाइम पे प्रार्थना लेगी, इसने शपथ पत्र लिया, उस टाइम पे भी काम कर रही थी। हम्म जिस टाइम कोर्ट के सामने खड़े होकर 165 के एविडेंस रिकॉर्ड पे ये अपनी बात रख रही थी, उस अच्छा। टाइम पे भी झूठ बोल रही थी, उस टाइम भी काम कर रही थी। अच्छा। जिस टाइम आप ऑर्डर लिख रहे थे, उस हम्म टाइम भी ये काम कर रही थी, और उस टाइम भी चुप थी। और ओके। जिस टाइम पे मैं 340 फाइल कर रहा हूँ, उस टाइम पे भी काम कर रही है। और इन सबके वीडियो के प्रूफ मैं साथ में अटैच कर रहा हूँ। वंडरफुल। ओके। जज हक्के बक्के थे। हाँ। उन्होंने मैंने कहा जी जनाब अभी खत्म नहीं हुआ है, एक और बात है इसमें। अच्छा। आपने ऑर्डर में लिखा है बच्चे की बात, हम्म मेंटेनेंस दी जा रही है बच्चे की, हम्म जबकि बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। ओ, बच्चा पैदा नहीं हुआ, मतलब बच्चा था ही नहीं आपको? वो तो आरोप लगाया ना कि मैंने फोर्सफुल अबॉर्शन कराया है। अच्छा जी। ओके। तो उन्होंने बोला इससे टेक्निकल एरर, हाँ। वो तो पिटीशन में गलती से लिखा गया। ओ माय गॉड। मैंने कहा जनाब, पिटीशन गलती से बोल दी जाती है, हाँ। टेक्निकल एरर होता है कि काम करते रहते हैं और बताते हैं कि हम काम नहीं करते। जी जी जी। सब काम टेक्निकली होता है। जी। तो ये ऑर्डर भी मैकेनिकल वे में पास हुआ है, हाँ जी। और अब तो मेरी प्रार्थना सुनी जाए। हाँ, सही बात है। अरे ये तो उनका वकील साहब आए, कहते जी ये तो अभी 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 काम कर रही है, इससे पहले वो काम नहीं करती थी। हम्म मैंने कहा जनाब कोई बात नहीं, हम्म मेरा 91 का एप्लीकेशन था। जी। मैंने उनको बोला जी आप इसके अंदर इनकी एक नया बैंक अकाउंट है जो पिछले 2 साल से रन है, 1 साल से लगभग था, और उसके अंदर सैलरी आ रही है। अच्छा। आप उसे 91 के अंदर आप इसको ला दीजिए, हाँ। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और इनके एम्प्लॉयर को बुला ली जाए। बहुत बढ़िया। हाँ। मैंने जी तीसरी बात क्या है आपकी? मैं कहा जी तीसरी बात ये है कि हाँ। ये जो ऑर्डर है फ्रॉड से लिया गया है, हाँ हाँ। और ये कोर्ट के हाथ तो इतना बड़ा अपराध हुआ है, कोर्ट की गरिमा को चैलेंज किया गया है, तो इस ऑर्डर को चेंज किया जाना चाहिए। वेरी गुड। तो ये मामला टीवी के अंदर भी था, सब जगह था। हालांकि दे नो कि मैं घर में नहीं रहता हूँ, मगर उन्होंने डीवी का केस मेरे घर के एड्रेस पे चालू किया हुआ था। ओहो हो, अच्छा। मेरे, और जब भी वो चलता जा रहा था, मैं 3-4 साल बाद जब डीवी के केस में गया, तो मैंने जब कोर्ट को बताया कि इनको मालूम है जी दूसरी कोर्टों में कि मेरा एड्रेस क्या है, और मेरे आधार कार्ड से लेकर सब कुछ इनके पास है। अच्छा। वहां पर भी जब मैं 340 लेके गया, तो उसका आलम ये हुआ कि अपोजिट पार्टी ने कोर्ट में आना ही बंद कर दिया। ओहो, अच्छा। ओके। उनके वकील साहब जो रोज खड़े होकर चिल्लाते थे जेल में डालो जेल में डालो, हाँ। वो चैप्टर क्लोज, अच्छा। डिसमिस बाय डिफॉल्ट, सारे केस बंद हो गए। वाह। ओके। उसके बाद मेरे काम चालू हुआ कि मैंने 340 अपनी दोबारा चालू करी। मगर जनाब मैंने अपना केस विड्रॉ नहीं किया है अभी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गुड। ये केस की जो बात इन्होंने खत्म करी है, ये कोर्ट ने बंद करा है, और ये डिसमिस बाय डिफॉल्ट हुआ है। मेरी प्रेयर बंद नहीं हुई, मेरा अभी इसमें निर्णय नहीं आया है। तो कोर्ट ने मेरी बात मानते हुए, मेरी दलील सुनते हुए, इस केस को एक सेपरेट सीआरएन में कन्वर्ट करके खड़ा किया। अच्छा। तो वहां से ये जंग जो है वो अलग लेवल पे चालू हुई, और तुरंत ही उसके बाद में पार्टी ने मेरे पे डिवोर्स का केस फाइल कर दिया। अच्छा। ओके। अब डिवोर्स के केस में जब मैं पहुंचा, तो मैंने कहा जनाब सारी बात सही है, मगर ये केस मेरे पे चलाया नहीं जा सकता। तो वकील साहब कहते हैं कि ये तो मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, इससे पहली बार सुन रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि कोई
केस नहीं चलाया जा सकता। मैंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है जहाँ हाँ। पे ये कहा गया है सेमी प्रेयर के साथ में अगर कोई भी सिविल केस चल रहा है उसके साथ में क्रिमिनल केस चल रहा है हाँ। तो सबसे पहले क्रिमिनल केस को सुना जाना चाहिए, वेरी गुड। हाँ हाँ। ना कि क्योंकि वो प्रेसिडेंट होता है, मतलब क्रिमिनल केस इसे एक की जिंदगी लिप्त होती है, उसको सजा हो सकती है। हाँ सिविल केस तो एक मॉनिटरी रिलीफ हो सकता है। जी। तो जज साहब ने कहा भी ठीक है 12 बजे सुनते हैं। अच्छा। मैं 12 बजे पहुंचा कोर्ट के पास में, मैं उनको जजमेंट सुनाई तो कहते हैं मैं अपनी जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ कि ऐसी जजमेंट भी है। मैं कहा जनाब है तो सही, अब मैं तो ऑन रिकॉर्ड लेके आया हूँ, सुप्रीम कोर्ट की है। हाँ हाँ। तो वकील साहब बोले जी ठीक है जी। बोला ठीक है जी, आप रिप्लाई लेके आओ, हाँ। आप रिप्लाई लो, फिर बात करते हैं इसमें केस चलना है नहीं चलना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा जी इसके पहले जी मेरी एक और पेयर है हाँ। कि मेरी 340 की सुनी जाए, ये नई 340 है। अच्छा। क्या जी इसमें क्या है? मैं कहा जी जनाब इन्होंने 27 के अंदर एप्लीकेशन लगाई है कि इनकी सारी संपत्ति जो इनका ये स्त्री धन है वो मेरे पास है। इन्होंने बोला है जी गाड़ी मेरे पास है। तो जब मैंने उनको दिखाई मेरी 340 के अंदर की, मैंने उनकी गाड़ी खड़ी थी और उसके साथ में एक मोटरसाइकिल खड़ी है उनके घर के अंदर से, वो फोटो निकाल के लाई थी। इससे साफ पता लगता है कि गाड़ी उनके घर में खड़ी है। अच्छा। और वो आरोप लगा रहे कि वो मेरे पास है। अच्छा। हाँ हाँ। ऐसे ही उन्होंने ज्वेलरी के सबूत जो थे जी, उन्होंने कहा जी शादी के तुरंत बाद मैंने उनकी सारी ज्वेलरी छीन ली। अच्छा। उनकी छाती पे लात रख के उनसे ज्वेलरी छीन ली ओहो। और सारे मेरे पूरे मेरी माँ को हाँ हाँ और मतलब मेरे घर के नौकर को सबको हाँ। इन्वॉल्व कर डाला। हाँ। हाथ की जो मेरी छोटी बहन है जो मतलब रहती कलकत्ता में थी उस टाइम पे, उसको भी अच्छा। इन्वॉल्व कर दिया। एक बताइए। मेरा कजन भाई था जो देहरादून में रहते हैं, हाँ हाँ उनको भी हाँ। इन्वॉल्व कर दिया। ओके। तो ये काम कर लिए। जी। तो मैंने जब एविडेंस दिए उनको कि भाई आपने बोला शादी के इस टाइम के बाद कि मैंने सारी ज्वेलरी छीन ली, हाँ तो मैंने जी। उनको जब 60-70 सबूत दूसरे इंसिडेंट के दिए हम्म जहां पर वो मेरे साथ बड़ी खुश थी हम्म और अच्छी मतलब बड़ी खुशहाल जिंदगी मेरे साथ दूसरी शादियों में जा रही है, ज्वेलरी पहन रखी है, वो बड़ी हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रही है। तो मैंने जब वहां पे दिखाया तो कोर्ट को मैंने बोला जी ये सब कुछ झूठ है, ये 340 लगाई जा रही है, मैंने इसको सुने। आप खास तौर पे अभी जिस टाइम पे आप आवेदन लगा रही है जिसके अंदर ये कह रही है 25 के अंदर एप्लीकेशन लगा रखी है कि इसको मेंटेनेंस दी जाए, ये 7वीं या 12वीं वीडियो थी जिसके अंदर दिखाया जा रहा था कि सबसे पहली 340 लगी है, उसके बाद से वो समय समय पे और मतलब काम कर रही है, उसके प्रूफ भी दिखाए। तो जज कहते हैं जनाब इसको भी सुनना बहुत जरूरी है, तो आप इसका भी रिप्लाई लेके आओ। अच्छा, गुड। दैट इज द टाइम जज को समझ में आ गया कि भाई ये जो केस है ये चलाए जा रहे हैं और ये फंसने वाले काम है। हाँ। जो कोर्ट मैं तो कहूंगा जो महिला कोर्ट मतलब फैमिली कोर्ट जो बनाई केवल महिला की सुनने के लिए, वो एक ऐसे पॉइंट पे आ गई जहां पे उसको समझ में आने लगा कि भाई कुछ नहीं कर सकते हम। सही बात है, सही अब बात तो अपनी कोर्ट की इज्जत बचाओ। है। मैं कहूंगा ना एक जजमेंट की फाउंटेन ऑफ जस्टिस, जी। उसको प्योरिटी उसकी संभाल लो। ऐसे जजमेंट जो होती है अगर हम लिखेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जाएगा, इसके हाँ, लड़के के चेहरे से नजर आ रहा है। तो वहां ब्रेक लगी और सामने वाली पार्टी जो थी वो जी। 0 पे सेटल करके केस को खत्म करने के लिए राजी हो गई। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। तो जहाँ पे एक वक्त था जहाँ पर लाखों रुपए की एग्जीक्यूशन थी जी। और जहाँ पे करोड़ों रुपए की अपोजिट पार्टी मांग कर रही थी, अच्छा। और बहुत मैं ये कहूंगा भी एसेट्स की वैल्यू क्या बताएं, मगर बहुत अच्छे एसेट्स की वैल्यू पे कब्जा करके बैठी थी। अच्छा। तो वहां पे हमने इसको रिवर्स किया। जी। दैट इज द मैं कहूंगा कि मेरी जिंदगी की और मेरे सच्चाई की जीत थी। बहुत सुंदर। मुझे लगता है ये लड़ाई और बहुत आसान नहीं रही होगी, बहुत लंबी लड़ाई। तकरीबन आप हमें बताना चाहेंगे ये सब कुछ कितने समय लगा आपको ये सब कुछ करने में, मतलब जीत हासिल करने में आपने कितने जिंदगी के वर्ष लगाए? अब देखिए मैं इसमें एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आज चाहे वो वैसे तो ये कोविड की वजह से चीजें लेट होती चली गई थी, अच्छा अच्छा। मगर मैं एक चीज अपने जहन में डाल चुका था कि ये मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है। ओके। मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे कोई सजा नहीं देगा और ना दे सकता है। मुझे अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ना है। हाँ जी। जब मैंने कुछ नहीं किया तो नहीं किया, सही बात है। मैं ये साबित करके रहूंगा। जी। दुनिया चाहे जितना मर्जी बोले,
मगर मुझे लड़ना है, चाहे ये 5 साल लगते, चाहे 50 साल लगते, चाहे जितने मर्जी साल लगते, मैं लड़ना नहीं छोड़ता। बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि मेरा ये मानना था, सारे लोग यही कहते थे पैसे दे दो, मगर मेरा सिर्फ एक बात माननी थी कि मैं अगर आज पैसे दूंगा तो मेरे जो मुझे लोग देख रहे हैं जी, उनके मन में सिर्फ एक ही बात होगी कि पैसे देने ही पड़ते हैं। और जितनी महिलाएं होंगी उनके परिवार वालों को वो मैसेज देंगी कि चाहे वो कुछ भी गलत काम करें, उनको पैसे मिलेंगे, उनको अवार्ड मिलेगा। यस, यू आर राइट। तो मेरी जो लड़ाई थी वो इस सोच के साथ थी, जब मैंने कुछ किया नहीं तो मैं पैसे क्यों दूं, बहुत मैं सुंदर, उसको पुरस्कार क्यों करूं, मतलब उसे अवार्ड क्यों दूं। बहुत सुंदर। मैंने अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए, मैं क्या देखता हूँ, जितने लड़के आते हैं ना, मैं सबको देखता हूँ वो इतना भरसक प्रयास करते हैं ना अपना परिवार बचाने में, हाँ जी, वो कोई नहीं करता होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो अपनी जिंदगी के हर, मतलब मैं कहूँगा अपने पूरे एफर्ट लगा देते। हाँ जी। पर मैंने ये बड़ा आज ही दुख बात, मतलब हम्म बड़ा दुख की बात है कि जी, दूसरी पार्टियों को समझ में नहीं आता कि इन झूठे केसेस से मिलना क्या है। सही कह रहे हैं और आप। मैंने इतने हजारों केसेस देखे हैं जहां पर वो केसेस करती हैं और उसके बाद में आरोप लगाएंगी कि ये मेरे को मारता है, मेरे साथ अननेचुरल सेक्स करता है, मेरे बच्चे को गिरा दिया, मुझे हाँ, कुत्ते से कटवाता है, ये सब हाँ, बातें लिखती हैं और उसके हाँ, बाद में बात करती है मुझे साथ में रहना है। अगर हाँ, आप एक बात बताओ, ये क्या मजाक बना रखा है। सही बात है, सही बात है, मतलब आपने परिवारवाद को तो आपने धज्जियां उड़ा रखी है। सही बात है, सही। आप कहते हो हिंदुओं में डिवोर्स नहीं होता, तलाक वर्ड नहीं हो, तलाक शब्द नहीं होता, जी, और वहां पे तो आपकी जो हरकतें हैं वो किस तरीके की हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैंने ये प्रियेश जी बहुत आज ही कहीं पे पढ़ा था ये वाली बात, मुझे बड़ा अच्छा कोट लगा जो आपने बोला कि महिलाएं जो है तलाक लेने के लिए बहुत जल्दी मतलब बहुत ताबड़तोड़ जल्दी मचाती हैं और वो उसके बाद में बहुत पछताती हैं, लेकिन पुरुष अपने परिवार को न तोड़ने के लिए पूरी जान लगा देता है, लेकिन उसके बाद में वो पछताता कभी नहीं है। तो ये बात मुझे सही साबित लगी कि लोग, मतलब लड़कियां बिल्कुल पता नहीं किसके बहकावे में आके, पुलिस के बहकावे में, वकीलों के बहकावे में, दोस्तों के बहकावे में, समाज के किसके बहकावे में आकर के ये गलत कदम उठाती जा रही हैं। ये बड़ा जो है देखिए, दुर्भाग्य। मैं इसके लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार मानता हूं ना जी, इस सोच के लिए, वो है फेमिनिस्ट। सच बताऊं तो प्रियेश जी, आपकी कहानी सुन करके मुझे बहुत ही, मतलब मुझे अपने ऊपर नहीं बल्कि हमारे हिसाब किताब पे शर्म आ रही है, यहाँ की न्याय व्यवस्था पे शर्म आ रही है। मतलब जो व्यक्ति जिसके कम उम्र में ही जिसके पिता का साया चला गया हो, जिस पर बिजनेस का भार पड़ा, उसकी जिसको बोलते हैं फैमिली यानी अर्धांगिनी ने सपोर्ट करने की जगह उस पर आरोप पे आरोप और इतने सारे आरोप लगा दिए, और लेकिन आप हारे नहीं, आप थके नहीं, और आपने मजबूती के साथ, जड़ता के साथ में आपने लड़ा, और आपने न केवल लड़ा बल्कि उसको जीता। तो ये आपकी तरफ, मतलब मैं बताना चाहूँगा कि पूरे यूथ के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि आप जिस तरीके से लड़े ये सभी को करना चाहिए, न कि उससे पीठ दिखा करके और गले में फंदा लटका करके और अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना चाहिए। तो प्रियेश जी, हम जानना चाहेंगे कि उसके बाद में आज आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस हैं, और इन सब से निकल करके आज आप कैसा फील करते हैं, अभी क्या क्या चेंजेस आए? देखिए, जब से मैं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आया तो जी, मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा इच्छा है। अच्छा, और जिंदगी में जो लोग मिले, चंद लोगों के अलावा मुझे सब लोग बहुत अच्छे लोग मिले। खास तौर से जो मेरी ये फैमिली थी, एक्सटेंडेड फैमिली, हाँ, जो हाँ, हमारी एनजीओ से मिलना जुलना हुआ, हाँ, या हाँ, फिर जो हमारे लघु उद्योग भर्ती के लोगों से मिलना हुआ, अच्छा, ये अपने आप में मैं कहूँगा कि टॉनिक का काम कर रहे थे। अच्छा, 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 मेरा जो स्ट्रेस लेवल था, मेरे पे जो बीमारियों ने घर किया था, वो अपने आप जाने लगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये एक मैं कहूँगा पॉजिटिविटी थी। हम्म और एक हमेशा एक लाइन मन में आ गई थी कि जो बुरा वक्त मैंने देख लिया वो कोई और ना देखे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो तो यहाँ ये पर, जो हाँ जी, ये जो शुरुआत थी, हम्म मैं कहूँगा एक हमारे बनने की, हम्म वो चालू हो चुकी। अच्छा, क्योंकि अब समझ में आने लगा था
कि लड़ाई किसके साथ है किससे नहीं है। जी। और ये भी समझ में आने लगा था ये तंत्र क्या है। हम्म हमारे जो फेमिनिज्म है, हम्म हमारा जो समाज है, हम्म हमारा जो जुडिशरी है, हमारे जो कानून बनाने वाले लोग हैं, इनकी मानसिकताएं मुझे कुछ कुछ हद तक समझ में आने लगी थी। ये बड़ा ही मतलब ना राजनीति से जो लोग होते हैं ना उनसे घृणा होने लगी यार। जी 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 कि जी। आप एक जगह हमारे को बचपन से सिखाते आ रहे हो हम्म। लड़का लड़की एक समान, हाँ। महिला आती है उसको सीट दो, हम्म महिला आती है तो आप अपनी सीट से खड़े हो जाओ, पहले उसे जगह दो, उसको विश करो। हाँ जी। मगर मेरे दिमाग में सवाल ये आया, हम्म। ये सब लड़कियों को क्यों नहीं सिखाते कि वो भी ये काम करे। हाँ जी। उसको क्यों नहीं समझ में आती कि जितना सम्मान उसके लिए है उतना पुरुषों के लिए भी है। हाँ जी। तो आपके मुंह पे थप्पड़ पड़ता है तो दर्द होता है, तो दूसरे के भी पड़ने पे दर्द होता है भाई, हाँ, बिल्कुल चाहे सही वो बात पुरुष है। क्यों नहीं। बिल्कुल सही बात है। प्रियेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता कि सरकार धीरे धीरे शनै शनै मतलब ग्रेजुअली एक भेदभाव सा क्रिएट करती जा रही है। महिलाओं के लिए इतनी सारी सम्मान, मतलब इतनी सारी सुविधाएं, इतना सब कुछ, नीतियां, इतनी सारी जो एम्पावरमेंट, उनका आयोग भी है और उनके लिए व्यवस्थाएं और उनके लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ होता जा रहा है, लेकिन पुरुष धीरे धीरे गर्त में जाता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है ये देश को बेसिकली पॉजिटिव दिशा में ले जा रहा है, निगेटिव दिशा में, या कंफ्यूजिंग दिशा में? क्या एग्जैक्टली आपका इस पे विचार है? देखिए, मैं कहता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छी चीज है ओके। और समाज के लिए बहुत जरूरी है। ओके। कोई भी चीज हो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। यस। हमारे देश के अंदर बहुत सी महिलाएं हैं जिनका घर में, क्या मैं कहूँगा, वो शिक्षित नहीं है, हाँ जी। उनमें बहुत सारी कमी है। हाँ जी। तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कि ये वुमेन एम्पावरमेंट जैसी स्कीम लाए, हम्म बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम लाए, क्योंकि ये जरूरी आज के वक्त की मांग थी। जी। और मगर आप एक जेंडर को, महिलाओं को उनके अधिकार देते हुए, हाँ जी। उनके हक की बात करते करते, हाँ जी। उनको एम्पावरमेंट करते करते हम्म। पुरुषों की लाशों पे नहीं पहुंच जाओगे। बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात कही आपने, सही आप बात है। महिलाओं की राजनीति पे आ गए। वुमेन एम्पावरमेंट एक अच्छी स्कीम थी हाँ जी। क्योंकि महिलाओं को देश की प्रगति के अंदर बराबरी का हिस्सेदार माना जाता है। बिल्कुल जी। मगर इन लोगों ने क्या किया, अपनी घटिया महिला राजनीति के लिए हाँ जी। पुरुषों की लाशों के ऊपर अपनी स्कीमें बना डाली। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, आप बिल्कुल। बचपन से सिखाते आ रहे हो लड़का लड़की एक समान, तो आपने उनके अधिकार बराबर की क्यों नहीं बात करी। हाँ। आप आर्टिकल 14, 15, 21 की बात करते हो जहां हाँ पर जी। कई भेदभाव की बात नहीं आती, हाँ तो जी। वहां पर आपने पुरुषों के साथ भेदभाव क्यों किया। बिल्कुल सही आपने है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लिया, बहुत अच्छी बात है। हम्म। आप लड़कों की बात करो, देश में सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट कौन होते हैं, लड़के। सही बात। आज 2 दिन पहले जो है 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया है, हाँ। 6 से 7% लड़कों का हिस्सेदारी गिर गई। सही बात है, सही बात है। और आप तालियां बजा रहे हो, मैं कहूंगा आपके लिए डूब मरने की बात है। सही बात है। आपने एक जेंडर की बात करी, हाँ। लड़कियों को आप कहते हो फ्री लैपटॉप दो, टैबलेट दो, मोटरसाइकिल दो, हाँ फ्री जी। स्कीमें दो। हाँ जी। यहाँ तक कि आपने तो जो घर का मतलब जो सोसाइटी के लिए पार्क होता है उसको भी पिंक पार्क का नाम दे दिया। ओ माय गॉड। महिलाओं के लिए स्पेशल बोगियां डाल दी, हाँ। उनको सीटें रिजर्व कर डाली। हाँ। लड़के कहाँ जाए। सही मुझे बात। आज भी याद है, मेरा एक मित्र है, उसका बेटा होगा जी 5 साल। अच्छा। हम लोग साथ में बैठे थे, हम्म। एक पिक्चर देखने गए थे, वहां पर वो आता है ना स्टैच्यूटरी वार्निंग्स और नोटिस आते हैं, जी गवर्नर जी। है वहां पे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा। उसने, लड़के ने पढ़ा और हाँ। पढ़ के कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लड़कों का गला घोट दो। बिल्कुल सही, यही हो रहा है साहब, यही हो रहा है। माफी चाहूंगा सर, ये हंसने की बात नहीं है, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। सही बात है। देश का छोटा, देश का भविष्य, हाँ। उसके मन में घृणा पैदा हो गई सही बात कि है। एक लड़की के लिए आप बात करते हो, मेरे लिए नहीं करते।
एक छोटे से बच्चे ने तो इतनी बड़ी बात आपका कह वो दी। हाँ। एक वुमेन एम्पावरमेंट के पीछे हम्म। आपने देश में जेंडर वॉर खड़ा कर दिया, एक दीवार बिल्कुल खड़ी कर दी जो कभी बिल्कुल खत्म नहीं होने वाली। बिल्कुल बिल्कुल सही कह मैं रहे ये कहता हूँ, आपको अगर वुमेन एम्पावरमेंट करना था ना, हैं। तो बहुत जरूरी है कोर्टों में जाओ। हाँ वहां जी। पर जो ये महिलाएं लाइन लगा के खड़ी है, मेंटेनेंस दे दो। हम्म। आप इनके लिए क्यों नहीं काम करते? आप सही लगाओ ना बात है। अपनी, ये 4-4 5-5 करोड़ का आपका बजट है, करेक्ट। महिलाओं के लिए वहां पे कैंप लगाओ, इनको करेक्ट। नौकरियां दो, इनको हाँ आशा केंद्र के अंदर जोड़ो, इनको हाँ व्यापार करवाओ ना। आप हाँ ये कहते हो मुद्रा के लिए, मोदी जी कहते हैं मुद्रा हाँ योजना है, कितनी सारी योजना है महिलाओं के लिए। हाँ। आप कोर्टों के अंदर इनके लिए काउंटर खोलो, हम्म इनको अचार डालने का काम दो, हम्म अचार डालना सिखाओ, इनको हम्म पापड़ बेलना सिखाओ, हम्म। इनको रोटियां बना के बेचना सिखाओ। हाँ जी। जो रोटियां होती हैं हाँ जी। पूरी तरह बेक करी हुई होती है, उनको पेस्चराइज करके, उनको प्रिजर्व करके मार्केट में बेचा जा सकता है। इतने बहुत सारे कारखाने इनके ऑप्शंस चालू है। बनवाओ। करने की इच्छा हो तब ना। सरकार ने तो एक नर्सिंग, लखपति योजना महिलाएं, भी, लखपति दीदी योजना बना रखी है। और यहाँ पर वो लखपति छोड़ो, वो हजारपति और वो करोड़पति बनने के खिलाफ में, मतलब पति को पूरा मूड देती है। पति पे इतने इल्जाम लगा देती है। और अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो कुछ जानबूझ करके कुछ नहीं करती हैं ताकि हमें मेंटेनेंस मिले। आपको क्या लगता है ये जो महिला के खिलाफ ये सब चीजें चल रही है, तो आपके हिसाब से मतलब देश किस ओर जा रहा है इस वक्त में? देखिए जी, मैं पहले आपको एक बात बोलना चाहूंगा। हम्म हम, या हमारी मूवमेंट, हम्म या हमारे, हम्म कभी भी महिलाओं के अगेंस्ट नहीं है। हम्म। वेरी गुड। आप जैसी कोई लड़का किसी झूठे केसेस में या किसी भी जगह में फंसता है, चाहे उस पर झूठे रेप पे केसेस हो, पौश के केसेस हो, या छेड़खानी के मुकदमे हो, चाहे 498 के हो, कुछ भी हो, हाँ जी। हर एक के अंदर सबसे ज्यादा जो सफर कर रही होती है वो महिलाएं भी उतना ही करती हैं। सही बात। उसकी माँ, बहन, भाभी, दादी सब सफर कर रही होती है। बिल्कुल सही। 498 के अंदर 1,16,000 या 21,000 का डाटा है जो लास्ट ईयर अरेस्ट हुए थे, नहीं 2022 में हुए थे, एनसीआरबी के। ओके। उसमें 30% जो थी, 30 से 35% वो महिलाएं थी। ओ माय गॉड। तो एक महिला की आप जब सरकार बात करती है, जो कोर्टों के अंदर कन्विक्शन रेट रेप का वो मुश्किल से जाके 22 से 23% रह जाता है, 498 13-14% रह जाता है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मिसयूज किए जाने वाला लॉ बन गया है। सही बात है। ये वर्ल्ड देश में डूबने की बात है। देश का हैप्पी इंडेक्स जो आज जमीन पे गिरा हुआ है, हाँ उसका जी। सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे कानून बनाने वालों का झूठा वुमेन राजनीति। यस। इसकी वजह से आज लड़कों की हालत ये कर दी, हर 4.5 मिनट में लड़का अपनी जान ले रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? बहुत बहुत और दुर्भाग्य। अगर वो बेचारा आत्महत्या नहीं करता है ना, हाँ जी, तो वो हार्ट अटैक से मर रहा है, या हाँ, दूसरी बीमारियों से मर रहा है, ब्रेन स्ट्रोक से मर रहा है। घुट घुट के जी रहा है तो वो। आप देश के लड़कों को कहाँ लेके जा रहे हो? आप देश को बोलते हो कि देश के युवा हमारी शक्ति है, आप तो शक्ति को आप बर्बाद कर रहे हो। तो ये बहुत दुखदाई है। और बड़ी, मतलब मैं तो ये कहूंगा, हमारे देश में हमें आतंकवादी की गोली से डर नहीं लगता, ना हमें बम से डर लगता है, हमें तो इस देश के कानूनों से डर लगता है। सही बात है। बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने। लड़का अगर, मैं, हमारे पास हमारी हेल्पलाइन पे कॉल्स आती रहती हैं, हाँ जी, उनमें युवा, हाँ आज जी, लड़के ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब, मुझे बड़ा डर लगता है कि मैं अपने ऑफिस में होता हूँ, कुलीग के साथ बैठा हूँ, हाँ, वो मेरे पे कुछ भी एलिगेशन लगा दे। हाँ, बिल्कुल सही बात वो है। कहते हैं कि मुझे डर लगता है कि मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, या फिर बस में बैठा हूँ, या हवाई जहाज में बैठा हूँ, मेरे साथ में बैठी वाली जो को पैसेंजर है वो मेरे पे कुछ भी आरोप ना लगा दे। सही बात है, सही बात है। स्कूल में बैठे लड़कों को डर लग रहा है कि मेरे साथ में जो मेरी क्लासमेट है वो मेरे पे उल्टा सीधा एलिगेशन ना लगा दे। सही बात है। कहाँ लेके जा रहे हो देश को? सही बात है। जहां आप जेंडर वॉर कर रहे हो ना, ये देश को खड्डे में लेके जा रहा है। सही बात है। और ऐसे खड्डे में लेके जा रहा है जहां से कोई बाहर नहीं आएगा। आप परिवारवाद खत्म कर रहे हो। देखो, समाज को महिला पुरुष दोनों की बराबरी की जरूरत है। यस। ना वो महिला के बगैर चल सकता है, ना वो पुरुष के बगैर चल सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। जो गंदी राजनीति है
वो आज ये हालत कर रही है, लड़के शादी नहीं करना चाहते, रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते। यही वो हाल होगा जो चाइना का हुआ है, यही वो हाल होगा जो अफ्रीका का हुआ है, यही हाल वो होगा जो जापान का हुआ, जहाँ लड़कों ने शादी करना बंद कर दी। हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जो हमारा आज अगर आप अपना मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली का जो हेल्थ का इनका डाटा देखोगे, हाँ जी, जो आपका सेक्स रेशियो है वो चेंज हो गया है। अच्छा, महिलाओं के पास जो लड़कों की संख्या थी वो कम हो गई है, महिलाओं की ज्यादा हो गई है। अच्छा, ये ऑल ओवर इंडिया का ग्राफ एवरेज है। अच्छा, जबकि पहले उल्टा था। हाँ जी, हाँ, और ये बहुत जल्दी ये होने वाला है। जिस हिसाब से लड़कों की, आप अगर अभी एनसीआरबी का डाटा था कि जो सेक्स रेशो है बच्चों का पैदा होने का, वो भी आज की तारीख में एक बराबरी पे चल रहा है। अच्छा, और लड़कों की हालत इतनी ज्यादा खराब होती जा रही है, तो बड़ा चिंता का विषय है। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है सरकार को अपनी नीयत बदलने की, अपनी इच्छा शक्ति बदलने की। बिल्कुल जी, प्रियेश जी ने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया, और इनफैक्ट जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हम महिलाओं के एम्पावरमेंट के खिलाफ नहीं है, सरकार ये बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकार ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो उनको तलवार दी, उनको जो बंदूकें दी, वो पुरुष के ही खिलाफ उठा करके खड़ी हो गई। और जैसा इन्होंने बताया कि वो आज उनकी लाश पर खड़ी होकर के गुंडागर्दी कर रही है, मनी एक्सटॉर्ट कर रही हैं, पैसे कमाने का बिजनेस बना लिया है। और आज न केवल हम और आप या पुलिस या समाज, बल्कि कानून के मुंह से भी ये सुनने को मिलता है कि भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा झूठे केसेस फैमिली कोर्ट के अंदर में 498A और मेंटेनेंस और कई सारे इस तरीके के लगाए जाते हैं। दिस इज़ वेरी मच वेरी शेमफुल फॉर इंडिया। नाउ प्रियेश जी, हम जानना चाहेंगे कि आप जिस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, SIF मूवमेंट से, मेन वेलफेयर ट्रस्ट से, तो यहाँ पर आप हजारों लोगों को बहुत सारे तरीकों से हेल्प करते हैं। तो कोई ऐसा किस्सा जिसमें जिस किस्से ने आपका दिल छू लिया हो और किसी के लिए आपकी मदद हुई हो, ऐसा कोई किस्सा आप शेयर करना चाहें? देखिए, मेरे इन सालों के अंदर ऐसे हजारों केस हैं। हाँ जी, और मैं 2-3 आपको बताना चाहूंगा। हाँ प्लीज। सबसे पहला तो आपको बताऊंगा जो चाइल्ड कस्टडी का केस होता है। ओके। ये बड़ा ही मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा दुखदाई होता है। मेरे पास एक विक्टिम था, उनका 3 साल का बच्चा। अच्छा। उनसे उनकी अपोजिट पार्टी ने छीन लिया। अच्छा। और मैं कहूंगा ये अगर कोई सबसे घिनौने अपराधों में गिना जाए ना, तो सबसे बड़ा घिनौना अपराध है एक बच्चे से, एक मासूम बच्चे से उसका परिवार छीन ले। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो कहूंगा कि अगर कोई सबसे बड़ी कैपिटल पनिशमेंट हो ना, तो ये ऐसी महिलाओं के को देनी चाहिए। और मैं उनसे ये भी समझना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को कहते हो इतना प्यार करते हो, ये कैसा प्यार है कि आपने उनका आधा परिवार छीन डाला। उस बच्चे, मासूम बच्चे को सोचो कि उसको अपने बाप को मिलने नहीं दे रहे हो, वो उसको महसूस नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता। इससे ज्यादा दुखदाई कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। वो जो विक्टिम था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा जी, वो मुझे रोज फोन करता था। अच्छा। और मैं तंग आ गया था उसके फोन से, मगर मेरे को इतना मालूम था वो बेचारा परेशान है। हाँ जी। मेरे पास, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी कि भाई जिस देश में पैदा हुआ है ना, ये सॉरी टू से बट इट्स अ फेमिनिस्ट कंट्री। हाँ, यू आर राइट। मेरे लिए कुछ नहीं है। जिस कोर्टों में जाता है ना, वहां पे बात कस्टडी की होती है, मगर वह बच्चों का ही राइट नहीं देखा जाता। हाँ जी। 10-10, 2-2, 5-5 सालों तक केस चलते रहते हैं, जजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप एप्लीकेशन लगाते हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े शर्म की बात है। हाँ, फैमिली कोर्ट है, बच्चे के अधिकार की बात हो रही है, पिटीशन लगाई बच्चे के लिए है उसके, मगर वो सुनते नहीं है। 3 साल तक वो लड़का इस चीज का इंतजार करता रहा कि मेरा बेटा आज मुझसे मिलेगा कि कल मिलेगा। रोज मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछता था, प्रियेश भाई मेरे को कस्टडी में, तो मेरे को मिलने तो देगी ना एक बार। वो कभी दिवाली की तो कभी होली की, हर एक की एप्लीकेशन लगाता था कि मुझे सिर्फ एक बार, एक त्योहार पे 1 घंटे चाहे मिलने दो बस। मेरा बर्थडे है, मेरे बच्चे का बर्थडे है, मेरी माँ का बर्थडे है, सिर्फ मुझे 1 घंटे के लिए दे दो। सही बात। मतलब एक बाप पैदा किया
तरस रहा और है। वो भीख मांग रहा है कोर्ट के सामने कि मेरे बच्चे से मिलने दो। सही बात है, और सही। कोर्ट कहती है अगली डेट पे आओ। हाँ, मैडम अभी रिप्लाई फाइल नहीं कर। अच्छा। आप किस लिए बैठे हो कोर्ट में? हम्म, आपको तनख्वाह देती है कोर्ट, देश की हमारी सैलरी से देते हैं। मैं ज्यादा शब्द नहीं बोल सकता, मगर ये बड़ा मैं चुप जाती है बात। सही बात है, मुझे सही गुस्सा बात आ है। जाता है इस बात पे, मैं माफी चाहूंगा, हम्म, मगर ये हम्म, पता नहीं क्यों हम्म, जज को समझ में नहीं आता। हम्म, और जज ने 3 साल के बाद में ऑर्डर दिया कि अच्छा। आप भाई साहब 1 घंटा मिल लो उससे। भीख बस दे दी, 1 घंटा। हाँ, वो भी कोर्ट में। अच्छा। मेरे पास फोन आया, वो बहुत खुश था कि भाई हम्म, 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद हाँ, उसे मेरे को मिलने का वक्त दिया है, मैं क्या करूं। हाँ, हाँ, अब उसके पास एक नई ऊर्जा थी, हाँ, नया जोश था कि मैं अपने बच्चे से मिलने जा रहा हूं। हाँ जी। और मेरे पास रात को करीबन 12 साढ़े 12 बजे फोन आया, हाँ, हाँ, और वो रोए जा रहा था। अच्छा, ड्रिंक कर रखी थी उसने, अच्छा। और मैं समझ गया था इट इज ए सुसाइडल थॉट। ओ हो। और वो, मैंने कहा हुआ क्या, तू तो आज मिलने गया था। हाँ, 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 कह रहे "पीयूष भाई मैं 5-10 गिफ्ट लेके गया था उसके, अच्छा। और बहुत सारी चीजें जो थी, मैं कई हाँ, सालों से जब से वो नहीं था मैं सब इकट्ठी कर रहा था, अच्छा। वो सब लेके गया था। हाँ जी। और मैं घुटनों पे बैठा अपने बेटे को गले लगाने के लिए, हाँ, हाँ, हाँ। उसने मेरे मुंह पे आके थूक दिया, किसने? बेटे ने। उसके बेटे को वो घुटनों पे आके टेका कि वो आके मेरे से गले लग जाए, अरे और बाप उस रे। बच्चे ने आके थूक दिया। हाँ, हाँ, उसकी माँ ने उस बच्चे को इतना ज्यादा हाँ। पॉल्यूटेड कर दिया, टॉक्सिक बना दिया, कि ब्रेन उसे वॉश। अपना बाप ही राक्षस करने लगा। अरे बाप रे, अरे तो बाप मैं रे। तो कहूंगा कि अगर कोई सुपरलखा हम्म, या चुड़ैल का नाम भी लोगे ना, तो हम्म, मैं कहूंगा वो भी कुछ नहीं थी। हम्म, ऐसी माँ जो अपने बच्चे के बाप को इतना गंदी तरीके से सिखा रही है, पढ़ा रही है, कैसे तुम भगवान के सामने खड़े होगे? शर्मनाक, कुछ तो शर्म करो, मतलब कुछ तो इंसानियत रखो। और वो उस हालत थी, मैं सुबह 5 बजे तक उसके साथ फोन पे था, और मुझे पल पल ये डर लग रहा था कि ये सुसाइड ना कर ले। अरे राम, सही बात है, सही बात है। मुझे मालूम है मैंने कैसे उसको संभाला। अच्छा। इसके अलावा एक और केस था, हाँ, जहां पर एक बिल्कुल विवाहित, नवविवाहित, मुश्किल से 2 दिन हुए थे शादी को, अच्छा। वेरी यंग लेडी, हाँ जी। अराउंड 22-23। ओके। वो कनाडा में सेटल थी, हाँ जी। शादी करने इंडिया आई। अच्छा। फिर वो जो था लड़का, वो भी पहले कनाडा में जॉब करता था, बट शादी करने के लिए मतलब वो कुछ समय के लिए गया था वहां पे, तो वापस आया कि मैं शादी करके इंडिया में शादी करेंगे और फिर अपन वहां रहेंगे। जी जी जी। एक लड़की से उसका पहले रिलेशनशिप था, अच्छा। जो जब वो नाबालिग था तब से रिलेशनशिप चलता रहा था। हाँ जी। वो जो लड़की थी उसने उसके ऊपर रेप का एलिगेशन लगाया, ओ हो। रेप ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज। ओ माय शादी का झांसा देके, जैसे उसको पता लगा ना इसने शादी कर ली, हाँ जी, हाँ जी। उसने ऊपर ये केस लगा दिया। अच्छा, वो शेड्यूल कास्ट से थी, तो अच्छा। उसने SC/ST एक्ट भी लगाया। ओहो। अब हालत ये हो गई, पुलिस वालों ने बड़ी स्मार्टली उसको बुलाया कि भाई हाँ तेरे जी। नाम पे कंप्लेंट है, हमें लग रहा है झूठी है, तू आ जा। वो गुड अच्छा, कॉप बैड कॉप का उन्होंने नाटक खेला, उस अच्छा। बेचारे लड़के को बुलाया और जेल में बंद कर दिया। अरे राम। जनाब 6 महीने तक उसकी जो नवविवाहित शादी हुई थी, बीवी थी, वो फोन पे फोन, मैं क्या करूं, मुझे कहाँ बेल लगानी है। हमारी NGO उसको पूरा सपोर्ट देती रही। फाइनली उसको बड़ी मुश्किल से 6 महीने बाद बेल मिली। ओ माय गॉड, वेरी अनफॉर्चुनेट। अब आप बताओ कि वो 4-4 साल पुरानी बात बता रही है कि मेरे साथ रेप किया। कोई मेडिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रेप किया। तो ये हमारे कानून जो बना रखे हैं वो तो मौकरी है।
सही बात है। मजाक बना रखा है जिंदगी का। सही बात है। आपने, महिला ने बोला कि मेरा 4 साल से रेप कर रहा था। हाँ, भैया रेप एक बार होगा, सही बात है। 2 बार हो जाएगा, सही बात है। रोज रोज कौन सा रेप होता है? हाँ। और हमारे कानून निर्माताओं को, हम्म। यहाँ पे जो कानून का इम्प्लीमेंट करने वाली अदालतें हैं, उनको ये नजर नहीं आता, जो बिल रिजेक्ट पे रिजेक्ट करते रहते हैं। हाँ। तो फिर मैं कहूंगा कि भैया क्या इसमें करा जाए? सही बात है। आपको दायित्व दिया है कि देश के नागरिकों के साथ अन्याय ना हो, हाँ जी। उनको इंसाफ दो, मगर आप तो हर मूवमेंट में ये काम कर रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। उन्हें, मुझे आश्चर्य होता है, ये जवाब देना नहीं आता कि भी 4 साल बाद तुम आ रही हो तो 3 साल 11 महीने तक क्या करती रही? जब तुम्हारा रेप होता रहा तब तुम चुप नहीं थी, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं था, जंगल में थी या ऐसी जगह थी तो तुम बता नहीं पाई, वो बताओ। 3-4 साल तक यहीं रह रही थी, लेकिन उसके बाद में आकर के बोलती है। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा नुकसान बहुत 6 महीने जो वो जेल में रहा, वो तो छोड़ो, हाँ, उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया। सही बात है, सही बात है। धब्बा लग गया साहब। कैनेडियन कंपनी ने उसका बैकग्राउंड चेक कराया, उसको फायर कर दिया। ओहो, बताइए, कैरियर लॉस हो गया। दोबारा कंट्री के अंदर वो एंट्री नहीं कर सकता क्योंकि उसके नाम पे रेप के चार्जेस हैं। बताइए, 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 सही बात है। वो अपने परिवार को पाल नहीं सकता क्योंकि उसके नाम पे झूठा रेप का चार्ज है। बताइए। जब लड़की के ऊपर वो केस प्रूफ करने के लिए चार्जशीट हो गई, उसको बुलाया गया तो उसका पता ही नहीं लड़की कहाँ है। अच्छा। लड़की, हाँ। ये जितने भी आप रेप के केसेस देखोगे, इनमें सबसे बड़ी बात है कि जब सरकार ने इनको कंपेंसेशन अमाउंट बना रखा है। ये क्या करती है, कंपेंसेशन लेती है, उसके बाद गायब। अच्छा। ढूंढते रहो, वो बेचारा जिंदगी भर कोर्ट के धक्के खाता रहेगा। तो ये कैसा है प्रियेश भाई, मतलब कि वो लगा के चली गई, उसके बाद भी वो वरी नहीं करते कि भाई लड़की गायब है तो झूठा मुका, और लड़की के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं होता? करेक्ट भाई साहब, देश के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। सिर्फ यहाँ पर आज ये जजमेंट आई है जिसके अंदर महिला ने अपने 2 लड़कियों को मर्डर कर दिया था, कोर्ट ने उसकी सजा कम कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है, जिसके अंदर वो इंटरप्रिटेशन करते हैं ऑफ लॉ, जितनी बेंच बैठती है उनके अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन चलते रहते हैं। सही बात। जिस दिन नजर आता है कि ये महिला अपराधी है, इसने अपराध किया है, जघन्य अपराध है, इसको सजा होनी चाहिए, उस दिन ये इंटरप्रिटेशन चेंज कर देते हैं। अच्छा। उस दिन ये कानून के अंदर चेंज कर डालेंगे, उस महिला को बचा लेंगे। तो ये एक्चुअली क्राइम बाय वुमेन का प्रमोशन कर रहे हैं। माय गुडनेस, व्हाट दे वांट टू प्रूव एक्चुअली, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? सिर्फ एक ही करना चाहते हैं कि इस देश में पुरुष पैदा होकर आपने गलती कर दी। सही बात है, सही बात है। आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ। जी। एक लड़का था लगभग 14-15 साल का। अच्छा। मेरे को 2018-19 में मिला था वो। हाँ जी। और उसके ऊपर एक लड़की ने रेप का चार्ज लगाया, माइनर के ऊपर। वो जो महिला, लड़की नहीं थी, महिला थी वो। हाँ जी। शी इज अराउंड 32-33 के आसपास। अच्छा जी। मैरिड वुमन, 4 या 5 बच्चे थे। अच्छा। वो लड़का हाँ, अपने घर के अंदर 3री-4थी मंजिल पे गेम खेल रहा था। अच्छा। नीचे उसका एक भाई था, जिसकी वो वाइफ थी। उसने उसके लड़ाई उसके पति के साथ हुई होगी, तो उसने एलिगेशन लगाया। अच्छा। कि मेरे देवर ने मेरी छाती पे हाथ मारा, मेरे साथ गलत काम किया, ये सब बातें करी और मेरा रेप किया। अरे राम। अब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अच्छा। माइनर बच्चे को? पुलिस ने, वो बोल रहा है कि मैं माइनर हूं। हाँ। लड़की कहती है कि नहीं, ये तो मतलब एडल्ट है। अच्छा। और उसको जेल में डाल दिया गया। अच्छा। उसकी एक नहीं सुनी। हाँ। तो उसका जिस जेल में वो था, उसकी जो वार्डन थी, लेडी वार्डन थी,
उसको हमारी एनजीओ का पता था, तो उन्होंने नंबर मिला के दिया। अच्छा। और बाय चांस वो कॉल मैंने ही उठाई थी, हाँ जी। तो वार्डन ने हमारा नंबर दिया था। हाँ जी। मुझे बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि हम्म। उसके माँ बाप ही उस बच्चे का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अरे राम, अरे राम। वो कह रहे थे तूने जरूर ऐसा काम किया होगा। अच्छा। वो लड़का 6 महीने के बाद हाँ हमारे कुछ प्रयासों के साथ में और कुछ हम लोग जो उसको गाइड कर रहे थे, जी। उसकी वजह से वो हाँ जेल से बाहर निकला, रिहा हो गया। जी। और बड़ा कंटेस्ट किया गया, उसका एज वगैरह के जो प्रूफ थे वो उनके माँ बाप के पास ही थे, अच्छा। जो इन्होंने कोर्ट को भी दिए अच्छा। कि हमारे लड़के ने यही काम किया है। अच्छा। तो वो बेचारा 6 महीने तक जेल में रहा, किसी तरीके से बाहर आया। हम्म। मैंने कहा यार अब क्या करेगा? कह हम्म। रहे भाई भैया कुछ भी करूंगा मगर अपने घर नहीं जाऊंगा। अरे राम, मैंने क्यों? सही बात है। हाँ। कह रहे मेरे भगवान तो सिर्फ एक ही थे, मेरे माँ बाप, हाँ और उन्होंने ही मेरे साथ ये किया। हाँ हाँ हाँ। मैंने कितनी बार इनको चिट्ठियां लिखी वहां से कि अच्छा। आप मेरे एज प्रूफ लेके आ जाओ हाँ जी। तो मेरे को छोड़ देंगे ये। हाँ जी। मेरे को यहाँ पे ऐसे लोगों के साथ रख रखा है, ये हाँ। सब गलत काम करते हैं मेरे साथ में। अरे बाप रे। और वो बाहर जब आया हाँ हाँ। तो लगभग निकाल के 1 साल के बाद में उसके माँ बाप को पता लगा कि ये लड़का जो है प्रियेश भार्गव, ये इनके टच में था। अच्छा। वो मुझे ढूंढते हुए आए हाँ हाँ। और उन्होंने बोला कि ये आप इसको जानते हो? हाँ मैंने कहा आप कौन हो? हाँ। तो उन्होंने बताया जी हम ऐसे ऐसे हैं, हम अपने बेटे को चाहते हैं कि वो हमारे पास आ जाए, हाँ। हम हमारे को समझ में आया हमसे गलती हो गई। अच्छा। उन्होंने कहा, लड़का कहते हैं उनका, हाँ कि चाहे कुछ भी हो जाए हाँ। मैं इनके पास कभी नहीं जाऊंगा। सही बात है, सही बात वो है। आज इसको 4-5 साल हो गए। हाँ हाँ। वो मेरे ख्याल से उनके पापा को जब याद आती है वो अपने बेटे के बारे में पूछते हैं और वो उनसे मिलना नहीं चाहते। तो अच्छा। मैं तो समाज को एक बात बोलना चाहूंगा जी कि जब भी किसी लड़के के साथ कुछ गलत होता है ना, या वो झूठे जी। केस में फंसा जाता है या कोई भी बात है, हाँ हाँ हाँ। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप महिला की बात सुन रहे हो सुनो, मगर दूसरा पक्ष भी सुनो। वेरी गुड, वेरी हर गुड। कहानी की दूसरी कहानी भी होती है, दूसरा पक्ष भी होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। आपने सिर्फ उस बच्चे का दिल नहीं तोड़ा, उसका भविष्य तोड़ दिया, उसका सारा बचपन तबाह कर दिया। सही बात है, सही बात है। प्रियेश जी, ये और जो आपने दोनों तीनों कहानियां बताई, सचमुच में तीनों के तीनों दर्दनाक मतलब दास्तान थी। कैसे कैसे वो एक लेडी पे लगा, किस तरीके से एक व्यक्ति जो चाइल्ड कस्टडी के लिए सुसाइड करने वाला था, और कैसे एक माइनर बच्चे के ऊपर में केस लगा और उसने मतलब अपने माँ बाप से ही हेट हो गई क्योंकि उन्होंने ही उसका साथ नहीं दिया। मैं बताऊं प्रियेश जी, आप और आपकी संस्था जो काम कर रहे हैं ना, वो न केवल मतलब साधुवाद के योग्य है, बल्कि हजारों हजारों लोगों की दुआएं जो मिल रही हैं, बहुत बहुत बढ़िया ब्लेसिंग्स वाला काम, और वो भी आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। क्या आप पुरुषों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कई सारे लोग हैं, क्योंकि जिस तरीके से युवा आप बता रहे हैं, लोग जॉब कर रहे हैं, बाहर जॉब करते हैं, आईटी प्रोफेशन में, नई नई शादी हुई, वो अपने घर पे कुछ नहीं बता पाते, मम्मी पापा को नहीं बता पाते, और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, परेशान होते हैं, और फिर अतुल सुभाष या पुनीत खराना जैसा नाम निकल के आता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अपने आप को खत्म करना ना, सुसाइड करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। जी जी इट जी इज नॉट दैट इजी। जी। मैं हमारे जो युवा हैं, हम्म। जो हमारे पुरुष हैं, उनको एक बात बोलना चाहूंगा। मैं महिलाओं को भी बोलना चाहूंगा, हाँ जी। पहले पुरुषों को बोलना चाहूंगा हम्म कि देखिए, सबसे पहली जरूरी है बात स्पीक अप। हमारा एक हैशटैग है स्पीक अप मैन। वेरी गुड। अपनी बात हर एक को बताना चालू करो। ओके। अभी मत सुनो कि सोचो कि आपकी कोई बात नहीं सुनता। अगर आपको ऐसा लगता है कोई नहीं सुनता ना, तो हमारी हेल्पलाइन है 8882498498। यहाँ आपको कोई जज नहीं करने जाने वाला। वेरी गुड। आपके साथ 24/7 है। भूल जाओ कि मरने की जरूरत। बहुत सुंदर। मैं मानता हूं कि हर एक परेशानी का हल नहीं हो सकता, मगर हर एक परेशानी का हल सुसाइड भी नहीं है। सही बात है।
अतुल सुभाष से लेके पुनीत खुराना जिन लोगों ने सुसाइड किया, सही बात है। उन लोगों के पीछे परेशानियां खत्म नहीं हुई, वो वहीं की वहीं खड़ी हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेंटेनेंस उसके फादर पे डाल दिया गया केस। हाँ जी। मैं तो कहना चाहूंगा कि ये बड़े आपका सोसाइटी का लो है। हाँ जी। वो इतने घटिया स्तर पे पहुंच गए हो कि लड़का मर गया, हाँ जी, तुम्हारी वजह से मर गया, हाँ तुम्हारा नाम लेके मरा, हाँ और तब भी तुम्हें पैसे की भूख खत्म नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, तब भी वो तो निकिता ऐसे पीछे पड़ी पैसे हुई है। का हाँ जी, ऐसे पैसे का क्या करोगे? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो दिन रात किसी की आत्मा तुम्हारे को कोसती रहे तो हाँ। कुछ तो शर्म करो। और मैं इसी के साथ में महिलाओं को भी बोलना चाहूंगा, हाँ, महिलाओं के लिए देखिए क्या? सारी महिलाएं खराब नहीं है, हाँ जी, हमारे घरों में भी महिलाएं हैं, हम हमारे सारी तरफ महिलाएं हैं। हाँ जी, हाँ ये जी। चंद घटिया फेमिनिस्ट महिलाएं हैं हाँ जी। जिनके ऊपर ये भूत सवार है कि वो ही सही है। हाँ जी। आप एम्पावरमेंट की बात करते हो ना, मैं कहता हूं कि आप अच्छी तरह एम्पावरमेंट करो। हम चाहते हैं कि आप एम्पावरमेंट हो, मगर ये मत करो कि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करो। बिल्कुल सही बात है। आप अपने बदले की भावना के लिए, आप अपने किसी भी तरीके के लिए, कोई भी पैसे के लिए ये शॉर्टकट अपनाओ मत। वो भी बेचारा किसी की बेटा है, घर का चिराग है। सही बात है। आप ऐसा मत करो कि उसका भविष्य खराब हो जाए और वो अपनी जान ले ले या वो जिंदगी में कुछ करने लायक ना हो। सही बात मैं है। तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि जिंदगी में बहुत सारे काम है, अच्छे कामों में ध्यान लगाएं, मगर कोई ऐसा काम मत करो कि किसी का दिल दुखे जी, या वो इतना परेशान हो। मैं यही बात बोलना चाहूंगा। और उसके साथ में एक बात कानून निर्माताओं से बोलना चाहूंगा जी कि आप को हम चुन के भेजते हैं। हाँ जी। आपको हम अपना नेता मानते हैं। नेता शब्द का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपको वोट दे दिया और आप खड़े हो गए बन गए। जी। आपको हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन, सारी पीढ़ी देख रही है। सही बात है। आपको लोग फॉलो करते हैं। हाँ जी। आपका दायित्व है, आपको वोट महिला भी देती है, पुरुष भी देती है, मगर जो आप महिला राजनीति खेल रहे हो और जो ये पुरुषों की लाशों के ऊपर आप जो ये महिला राजनीति कर रहे हो, ये ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है और ये बहुत दुखद है। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, हम आपको बहुत चाहते हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, मगर आपका जो ये रूप है या जो आपकी राजनीति महिला राजनीति है, इससे हमारे देश का पुरुष 70 करोड़ पुरुष खुश नहीं है। महिला चाहे पुरुष हो, दोनों को अधिकार की जरूरत है, दोनों को कानूनी संरक्षण की जरूरत है। अगर हमारे देश का कानून ऐसा हो जहां पुरुष के साथ कहीं पर भी यौन शोषण हो, घरेलू हिंसा हो या उसके साथ कोई कानून ना हो, तो ये दुर्भाग्य, देश का दुर्भाग्य है, ये डूब मरने की बात है। मैं हमारे कानून मंत्री अर्जुन जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जेंडर न्यूट्रल कानून बनाए, पुरुषों को भी कानूनी संरक्षण दे, वो भी देश के नागरिक हैं। और एक जो नागरिक वर्ड होता है, जो संविधान हमारे को ताकत देता है, उसकी आप अहमियत समझें। क्योंकि कोई भी देश का नागरिक इस वजह से आत्महत्या कर रहा है कि उसके पास कानून नहीं है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही, इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य नहीं होगा। कि देश के लिए डूब मरने की बात है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पीएस जी, आप आकर के आपने इतनी ऊर्जा के साथ में, इतनी सारी डेटा के साथ में आप आए, इतने सारे आपने वाकयात सुनाए, और सबसे बड़ी बात कि आपने पुरुष के लिए नहीं, महिला के लिए नहीं, बल्कि नेता के लिए भी एक संदेश दिया। और मैं सचमुच में अपनी न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था जिसको गवर्न करती है हमारी गवर्नमेंट, उसके लिए बोलना चाहूँगा, यदि आपको ये बात समझ में आती है तो इसे ध्यान से सुनिए और इस पर अमल लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी आपका। थैंक यू सो मच पीयूष जी। पीएस जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये जो कानून है, ये जो व्यवस्था बनाई गई है, ये जो प्रणाली है, ये हमारी व्यवस्थाओं को, जो घर की व्यवस्था है, जो शादी की व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से चले, इसके लिए बनाई गई है। और वो औरतें, वो महिलाएं जो सचमुच में प्रताड़ित हैं, उनके बचाव के लिए कानून बनाया गया है। लेकिन ये क्या, कुछ महिलाएं जो फेमिनिस्ट हैं, जो बिल्कुल ही
अपने आप की अपने अपने को ही सही समझती हैं, जैसा आपने बताया, वे बाहर निकल करके आती हैं और वो उसका दुरुपयोग करती हैं। ये जो तलवार उनके हाथ में दी गई सुरक्षा के लिए, वो तलवार आदमी के ही खिलाफ उठा करके खड़ी हुई है। तो ये जो कानून बना हुआ है, ये इसका दुरुपयोग न किया जाए। और महिलाओं को ये समझना चाहिए कि महिलाओं को, आपको भी परिवार की जरूरत है। आप भी परिवार के साथ ही चल सकती हैं, आप ही परिवार के साथ बढ़ सकती हैं और आप ही परिवार के साथ सुरक्षित रह सकती हैं। यदि परिवार टूट गया तो सब कुछ टूट जाएगा। आप अपने पति के बगैर कुछ भी नहीं हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अब मैंने ऐसे कई घर देखे हैं और आपने भी जरूर देखे होंगे, जहां पर एक आदमी कमाता है, वो जैसे जैसे अपनी ग्रोथ करता है वैसे वैसे अपने बच्चों की, अपनी वाइफ की, अपने माता पिता की, अपने भाई बहन की, अपने समाज की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है और सबका स्तर ऊपर बढ़ाता है, लाइफस्टाइल अच्छी करता है, बहुत पैसा कमाता है और बहुत अच्छे से रखता है। लेकिन वरन इसके अपितु इसका उल्टा है। जब एक महिला पैसा कमाती है, जब वो एक महिला अपने आप को सशक्त करती है, तो वह परिवार को नहीं, खुद का ध्यान रखती है। वो कहती है अब मैं इतनी ज्यादा सक्षम हो गई हूं कि अब मुझे पति की भी जरूरत नहीं है, अब मुझे दोस्तों की भी जरूरत नहीं है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूं। तो आपको इंडिपेंडेंट से इंटरडिपेंडेंट की राह पे चलना चाहिए। ये शायद आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, इस विषय पर हम कभी और दोबारा बात करेंगे। लेकिन आज के एपिसोड में बस इतना ही, और आपसे मुलाकात होगी अब अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ में, एक नए चेहरे के साथ में। आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उन जानने वाले लोगों को पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं पुरुषों की अनकही कहानियां बाहर निकले, पुरुष अपनी आवाज बाहर निकाले और कृपा करके आत्महत्या ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।